हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। और सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। मिजोरम में एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज था अंतिम दिन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ ही किसानों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य। वर्ष 2027 तक 2 करोड़ से अधिक किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में G20 वृक्षारोपण समारोह को किया संबोधित। कहा, G20 सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर दिलाई भारत को खास पहचान। पूरी दुनिया से जोड़ने का बेहतर मौका साबित हुआ G20 सम्मेलन। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। गाजा में मानवीय सहायता के लिए प्रयास तेज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इजराइल यात्रा संभावित। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कई इवेंट्स में एक से ज्यादा पदक जीतकर भारतीयों ने जमाई धाक। आईसीसी विश्व कप में आज चेन्नई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के बीच मैच जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने रखा जीत के लिए 283 रन का लक्ष्य। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन। बेदी पिछले 2 वर्षों से थे बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई बड़ी हस्तियों ने बेदी के निधन पर जताया गहरा दुख। और शारदीय नवरात्रि की महानवमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा असत्य पर सत्य की जीत का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इन 5 राज्यों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता
80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयं सेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हील चेयर की सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। निर्देशों के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट न देकर अयोग्य प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसके विरोध में आज भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और INDIA गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की नाराजगी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस की कथित दगाबाजी से वे इतने आहत हैं कि अब विधानसभा चुनावों में पिछड़ों के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने में लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि 7-8 सीटों पर कांग्रेस को सपा पटखनी दे सकती है। विधानसभा के चुनावों की राजनीति के बाद नई पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रही है। लखनऊ में ताजा घटनाक्रम में अखिलेश के पोस्टर सामने आए हैं जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार दर्शाया गया है। हालांकि अखिलेश का जन्मदिन 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस समय में जन्मदिन की शुभकामना इसे लेकर राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं और इसे कांग्रेस और INDIA गठबंधन में दरार के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी इससे इनकार कर रही है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए इन लोगों में कैसी लालसा है। देखिए, ये इंडी गठबंधन बड़ा अनोखा गठबंधन है। कभी ये सीटों को लेकर लड़ते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश वकीलेश कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को छुटवैया और चिरकुट कहते हैं। अब सीटों की लड़ाई प्रधानमंत्री पद पर बनाई है, क्योंकि इस गठबंधन में कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल अपना अपना करप्शन, अपना अपना एम्बिशन और अपना अपना कॉन्ट्रडिक्शन है। और अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद को लेकर भी झगड़ा चल रहा है, कभी TMC बोलती है कि ममता दीदी होंगी, कभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का नाम देती है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का पोस्टर जारी करती है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, पर एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, इनके पास नीति नहीं है, इनके पास नीयत नहीं है, लोगों नहीं बन चुका है, लोगों के लिए क्या करना है वो नहीं पता है। पर प्रधानमंत्री पद की लालसा और एम्बिशन के लिए किस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आ चुका है। उधर CPI नेता D राजा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मामले पर सीधे टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन कहा कि लोकतंत्र में विचार व्यक्त करने की आजादी सभी को है। समाजवादी पार्टी has come out with some posters, cutouts projecting Mr. Akhilesh Yadav as prime ministerial candidate. In a democracy, anybody can become prime minister. That is not the issue. But why to make it as a publicity material or as a issue challenging other parties?
और समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर पर लगातार बयानबाजी चल रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि INDIA गठबंधन में पहले से ही लगभग कई उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये सभी लोग देश में अपंग सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक तौर पर स्थायी और सशक्त सरकार लाना चाहती है। गठबंधन गठबंधन में प्रधानमंत्री के हैं। बंगाल में ममता जी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केसीआर साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, स्टालिन साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो या अखिलेश यादव हो, हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। अब ये 19वें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी आए हैं, आने दीजिए ये, लेकिन ये सभी नेता देश के अंदर एक लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं, ताकि उस लंगड़ी सरकार के ऊपर ये बैठकर प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन देश की जनता लंगड़ी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार लाना चाहती है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक घटनाओं से कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री का सच देश की जनता के सामने आ चुका है। बारह घटनाएं मैंने आपके सामने रखी है। ये केवल नमूना भर मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस राज्य में किस तरह से, जहां सामान्य व्यक्ति तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन स्व उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है। और ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के कुछ जो उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखे हैं, ये उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ये सरकार तुष्टीकरण की पुरोधा सरकार है। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा 27 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी प्रचार के लिए तेलंगाना जाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एम्स फैकल्टी से बातचीत की। बिलासपुर एम्स 750 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। समारोह में अमित शाह ने NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात को बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 तक 2 करोड़ तक किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित करने में सफल होंगे।
हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से प्रगति की चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सब के लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, NCEL की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पूंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पेंशनधारियों को मदद मिल सके। राजधानी दिल्ली में आयोजित अनुभव पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से कहा कि वो अपने अनुभव जरूर साझा करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशनर पोर्टल PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशनर पोर्टल और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च किए। इस मौके पर अखिल भारतीय पेंशन अदालत का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशनधारियों को अनुभव पुरस्कार भी वितरित किए गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है और 75 या 80 साल की उम्र के बाद शायद बायोमेट्रिक भी पूरी तरह से विश्वसनीय ना रहे। तो मुझे लगता है कि हमारा पहला विभाग था ऐसा सरकार में जिसने जो आधुनिक फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी प्रारंभ की कि अपना चेहरा मोबाइल के कैमरे में देख करके उसको आधार के साथ वेरीफाई करके 60 सेकंड के भीतर एक पेंशन याफ्ता व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट बैंक तक उपलब्ध करवा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य पोर्टल प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई-नीलामी का आयोजन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। ई-नीलामी सफल नीलामी की श्रृंखला का 5वां संस्करण है और इस बार ई-नीलामी में
912 वस्तुएं शामिल हैं। इनमें बहुत से उपहार हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि सबसे ज़्यादा बोली वाले उपहार में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, राम दरबार, मॉडल ऑफ गोल्डन टेम्पल, सोवेनायर ऑफ जेरूसलम आदि बने हुए हैं। मीनाक्षी लेखी ने यह भी बताया कि इनमें से बहुत सारे उपहार म्यूजियम में रखे जाने लायक हैं। मैं चाहती हूं कि लोग इन्हें म्यूजियम के लिए भी देखें। Gaunt painting, I mean gaunt art, simple people, tribal people. In a French gallery, this will be sold for God knows what amount. But simple people, untrained people, I shouldn't call it untrained, but not formally trained people. These are the people who are making, and somebody has reached that level of excellence that she's awarded as Padma Shri, and she's done this painting. And those who can appreciate art would understand that it is such a fine painting done by a very normal, gaunt tribal woman. This deserves to be placed in a museum. Chamba Rumal, how many people can think of embroidery, needle embroidery, hand done? Both sides look the same. और भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान एक बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उम्मीदवारों को धोखा देने के लिए 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने उपभोक्ता मामलों की विशेष सचिव से बातचीत की। सिविल सर्विस में सिलेक्शन के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 20 ऐसे इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भी जारी किए हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे साथ है कंज्यूमर अफेयर्स के स्पेशल सेक्रेटरी, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का फ्रॉड है ये और कितना बड़ा फ्रॉड है ये। पहले तो किस तरह का फ्रॉड है ये फ्रॉड इस तरह का है कि जैसे ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके जब आईएएस का रिजल्ट निकलता है, तो आप देखेंगे कि एक बाढ़ सी आ जाती है एडवर्टीजमेंट में और लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये जोर जोर से क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि 50% छात्र उन्हीं के थे या कि जो टॉप के 5 रैंकर्स हैं वो सब उन्हीं के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से इसमें और भी ज्यादा कंज्यूमर्स को ड्यूप करने की ताकत है। और अगर वो सीधी जो सच्चाई बात है कि भाई किस छात्र ने आपका कौन सा कोर्स लिया, तो ये अगर वो बताएं तो कम से कम कंज्यूमर को भी पता हो कि कौन से कोर्सेज को इन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने लिया था और तब फिर वो अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ये जो आप एक्शन लेंगे वो कितना बड़ा एक्शन हो सकता है और जो पेनल्टी है वो कितनी बड़ी हो सकती है और लास्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, भ्रामक विज्ञापनों के लिए अगर कोई पहली बार इस तरह का करता है तो अप टू 10 लाख रुपीस पेनल्टी है और सब्सिक्वेंट ऑफेंस करने के लिए अप टू 50 लाख पेनल्टी है। और अगर वो सीसीपीए के आदेशों को नहीं मानते हैं तो इस पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जैसे कि आपने सुना विशेष सचिव से कि भ्रामक विज्ञापन देने वाले अगर लगातार इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर जेल ही उनकी सजा होगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजपुर पहुंचे। वे असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री तवांग में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी से मुलाकात की। दोनों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने को लेकर
बातचीत हुई। भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वो 77 वर्ष के थे। बेदी ने भारत के लिए कुल 77 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने 273 विकेट झटके। बेदी को भारतीय टेस्ट इतिहास के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने दम पर देश को कई मैच जिताए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिशन सिंह बेदी के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, दिग्गज क्रिकेटर श्री बिशन सिंह बेदी जी के निधन से बेहद दुखी हूं। खेल के प्रति उनका जुनून अटल था और उनकी शानदार गेंदबाजी ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। वे क्रिकेटर्स की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बिशन सिंह बेदी का निधन क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने देश के लिए बहुत लंबा समय खेला भी, प्रतिनिधित्व किया, बिशन जी आज हम सब के बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। और जहां धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूं, यहां पर शुरू में उन्होंने अपने बहुत कैंप्स लगाए और ग्राउंड में ही यहां पर रहते थे, स्टेडियम में ही, खिलाड़ियों के बीच में। और जब मैं पंजाब की टीम के लिए खेलता था, उस समय हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम के भी, जब हम उस साल चैंपियन रहे, तो हमारे कोच भी यही थे, बिशन सिंह बेदी जी। तो एक लंबा अनुभव मेरा उनके साथ रहा, एक खिलाड़ी के रूप में भी, एक खेल प्रशासक के रूप में भी। और मैं इतना ही कहूँगा, क्रिकेट जगत को एक बड़ा नुकसान बिशन सिंह बेदी जी के जाने से हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिशन सिंह बेदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, महान स्पिनर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी जी के निधन से गहरा दुख हुआ। बेदी जी को न केवल क्रिकेट जगत में अपने योगदान के कारण, बल्कि पिच पर जादू बिखेरने वाले कुशल गेंदबाजी के उस्ताद के रूप में हमारी यादों में जीवित रहेंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज महानवमी के दिन मां दुर्गे की सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता के इस स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। देश भर के मंदिरों में सिद्धिदात्री देवी को लेकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।